आज की इस क्लास में हम मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नज़्म के सबक नंबर 18 का, जिसका उन्वान है अलबेली सुबह। अलबेली सुबह एक नज़्म है और बहुत खूबसूरत नज़्म है, जिसे जोश मलिहाबादी ने लिखा है। उर्दू अदब के बड़े शायर हैं, शायर इनकलाब भी इनको कहा जाता है, शायर फितरत भी इनको कहा जाता है और लफ्ज़ों का जादूगर भी इनको कहा जाता है। इस नज़्म में जोश ने सुबह का मंजर बयान किया है और दिल फरेब मंजर बहुत खूबसूरती से, अलग ही अंदाज से आपने सुबह की खूबसूरती को बयान किया है। इसी नज़्म की वजह से और इस जैसी कुछ और नज़में जिनकी वजह से जोश मलिहाबादी को शायर फितरत कहा गया था, क्योंकि फितरत की बहुत खूबसूरत अक्कासी करते थे, नेचर की बहुत अच्छी तस्वीर कशी ये कर दिया करते थे। तो बच्चों सबक अलबेली सुबह जो हमारा 18 नंबर का सबक है, इसको मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हम जोश मलिहाबादी की ज़िंदगी के हवाले से बात की थी और जोश मलिहाबादी की सवाने हयात और साथ ही तर्ज तहरीर की खासियत क्या क्या थी, कलाम की क्या क्या आपकी खुसूसियात थी, हमने बात की थी। दूसरा हिस्सा मैं आपके सामने लेकर आया था, जिसके अंदर हमने अलबेली सुबह का मुताला किया था। सबक कितने दिलफरेब अंदाज के अंदर, कितने खूबसूरत अंदाज में आपने सुबह के मंजर की मंजर निगारी की थी, सुबह की दिलकशी बयान की थी, खूबसूरत सुबह, बहार की सुबह आपने बताई थी। तीसरा हिस्सा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। यहाँ पर हम हमारी दरसी किताब में दिए गए सवालात की मश्क करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का तीसरा हिस्सा, मश्की सवालात। मश्की सवालात से पहले बच्चों कुछ गौर करने वाली बातें हैं आपके लिए। तो हम सबक में उन चीज़ों को पढ़ चुके हैं, एक बार फिर आपको गौर करना है इनके ऊपर कि अलबेली सुबह जोश की उन नज़मों में से है जिनकी वजह से उन्हें शायर फितरत कहा गया है। ये इनकी शुरुआती नज़में हैं और नेचर की खूबसूरत अक्कासी की वजह से आपको शायर फितरत कहा गया था। तो ये उन नज़मों में शुमार होती है जिन नज़मों की वजह से आपको शायर फितरत कहा गया है। इस नज़्म में उन्होंने मौसम बहार की एक हसीन सुबह का मंजर बहुत ही दिलकश अंदाज में बयान किया है। मौसम बहार की सुबह है और बहुत खूबसूरत अंदाज में तरह तरह के तशबीहा और इस्तिआरात का इस्तेमाल करके आपने खूबसूरत नज़्म लिखी है। दूसरी बात आपके लिए गौर करने वाली है कि इस नज़्म में जोश ने अपने मुशाहिदात को मुख्तलिफ तशबीहों और इस्तिआरों के ज़रिए बयान किया है। बहुत सारे तशबीह और इस्तिआरात हैं जो हम सबक पढ़ रहे थे, हमने उन चीज़ों के बारे में बात की थी वहाँ पर। आगे आते हैं सवाल और जवाब की तरफ। पहला सवाल है आपके लिए जो दरसी किताब में दे रखा है, सुबह के मंजर को शायर ने किस अंदाज में पेश किया है। सुबह का मंजर है, शायर कभी उसको नई दुल्हन की जबी कहता है, कभी उसको कुछ और तशबीह देता है, कभी कुछ और इस्तिआरा देता है। तरह तरह के फूल खिल रहे हैं बाग के अंदर, चिड़ियाएं चहचहा रही हैं, परिंदे खुशियों के गीत गा रहे हैं और सुबह नमूदार होने वाली है, नमूदार होने की तैयारी कर रही है। तरह तरह के तशबीहात और इस्तिआरात का इस्तेमाल करके बहुत खूबसूरत मंजर निगारी शायर ने सुबह के वक्त की है। देखिए नज़्म अलबेली सुबह में शायर ने सुबह के मंजर को बहुत खूबसूरती से पेश किया है। नज़्म में परिंदों का चहचहाना, कलियों का चटकना, शहर का नमूदार होना, बाग में फूलों का खिलना और खुशबू फैलाना, फूलों की कलियों पर पड़े हुए शबनम के कतरे, उन सब का बहुत ही खूबसूरती से मंजर निगारी करिए, खूब खूबसूरती से हमारे सामने लेकर आए हैं और दिलकश बयान आपने किया है। हमने जब नज़्म पढ़ी थी तो हमने देखा कि कितनी खूबसूरती से जिन चीज़ों के बारे में हम सोच भी नहीं सकता, सुबह होना हमारे लिए मामूली बात होती है। हम रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं और सुबह उठते हैं अपने काम में लग जाते हैं। हम कभी फितरत की तरफ ध्यान नहीं देते, हम नेचर की तरफ ध्यान नहीं देते कि नेचर कितनी खूबसूरती से नमूदार हो रहा है। तो उन्होंने सुबह को होते हुए कभी दुल्हन की जबी कहा है कि दुल्हन की जबी है जो हमें नज़र आ रही है, कभी तारों जो छुप रहे हैं सुबह के वक्त आसमान के अंदर, जो छुपने वाले तारे हैं उनको ये कहते हैं कि दुल्हन अफशा छुड़ा रही है। तो इस वजह से ऐसा लग रहा है कि हिलाल के गिरदोपेश तारे छुपते हुए नजर आ रहे हैं। कभी कहते हैं कि गुलाबी शिलों का पहने हुए पंखड़ियां खड़ी हुई हैं, नाजुक पंखड़ियां सारी सुबह के इस्तकबाल के तैयारी के अंदर लगी हुई हैं। और कभी किसी और चीज से सुबह को इस्तिआरा देते हैं। यहाँ तक कि जो फूल हैं और फूलों के ऊपर, कलियों के ऊपर जो शबनम के कतरे सुबह के वक्त जम जाते हैं,
बाहर की सुबह के अंदर जम जाते हैं, उन कतरों की भी आपने दिलकश बयानी की है, खूबसूरत अक्कासी उन कतरों की भी आपने अपनी नज्म के अंदर की है। तो ये था जवाब सवाल नंबर 1 का। आते हैं सवाल नंबर 2 की जानिब। ये सवाल नंबर 2 आपसे करता है सवाल कि सुबह के वक्त कली के गुनगुनाने से क्या मुराद है। कह रहे थे ना वो कि कलियां गुनगुना रही हैं। अब गुनगुनाना, कलियां गुनगुनाती हैं क्या गाना? नहीं, यहां पर मैंने आपको बताया कि इस्तिआरे से काम लिया गया है। बात कलियों की आवाज कुछ और है और कुछ और चीज उसको वहां बताई गई है। तो सुबह के वक्त कलियों के गुनगुनाने से मुराद ये है कि जब कलियां फूल बनने की तैयारी करती हैं और खिलने की तैयारी करती हैं, तो एक चटक के साथ खुलती हैं, वो एक झटके के साथ खुलती हैं, जो शुरुआती उनका मुंह होता है खुलने का। तो जब वो कलियां खिलती हैं तो एक चटकने की आवाजें उनके अंदर से निकलकर बाहर आती हैं। तो उन चटकने की आवाजों को कलियों के फूल बनने के दौरान दरमियानी आवाज आती है, चटकने की आवाज आती है, उन आवाज को सुन के शायर कह रहा है कि कलियां गुनगुना रही हैं। वो चटक की आवाज वो भी बहुत खूबसूरत होती है, कलियों के चटकने की आवाजें भी। सुबह के वक्त जब बाग में कलियां खिलकर फूल बनती हैं, उस वक्त कलियों के चटकने की आवाजें आती हैं। शायर ने कलियों के उन चटकने की आवाजों को ही कली का गुनगुनाना बताया है। वो जो चटकने की आवाजें आ रही हैं, उन्हीं को कहा है कि कलियां गुनगुना रही हैं। बाग के अंदर कलियां गुनगुना रही हैं और जश्न बू का, रंगो बू का जश्न मन रहा है बाग के अंदर। यह था सवाल नंबर 2 का जवाब। आते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब। सवाल नंबर 3 पूछता है कि शबनम के मोती को हीरे की कील क्यों कहा गया है। वो नज्म के एक हिस्से के अंदर एक शेर में कहते हैं कि बेले के फूल के ऊपर, बेले की कली के ऊपर शबनम का एक मोती पड़ा हुआ है। फिर वो दोबारा इनकार करते हैं कि बोले नहीं, ये शबनम का मोती नहीं, ये तो हीरे की कील पहने हुए कोई परी गा रही है। अब हीरे की कील, कील बच्चों मैंने बताया था नाक के अंदर पहनती हैं औरतें और बच्चियां पहनती हैं। तो जो हीरे की कील होती है वो बहुत ज्यादा चमकदार होती है और खूबसूरत भी बहुत होती है। तो जब शबनम का कतरा या शबनम का मोती जिसको हम कहते हैं, वो जो कतरा है जब वो गुल के ऊपर पड़ता है, वो कली के ऊपर पड़ता है, तो वो हीरे के जैसे चमकता है। जिस तरह से हीरे में चमक रहती है, इसी तरह पानी के उस कतरे के अंदर भी चमक रहती है, शबनम के उस कतरे में भी चमक रहती है। तो ये शबनम के कतरे को हीरे की कील से बराबरी कर रहे हैं। उसको इस्तिआरा दिया है कि नहीं, कि ये शबनम का कतरा नहीं है, ये तो हीरे की कील है, वहां उसकी बराबरी कर रहे हैं उसको। तो शबनम के मोती को हीरे की कील कहा गया है। आगे देखो क्यों कहा गया है। शबनम के मोती को हीरे की कील इसलिए कहा गया है क्योंकि शबनम के मोतियों में भी हीरे जैसी चमक होती है। कुछ वक्त के लिए होती है, उसके बाद जैसे ही उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है, किरण पड़ती है सूरज की, तो वो गायब हो जाती है। लेकिन जब तक वो है तो वो हीरे की कील की तरह चमकती है, खूबसूरत लगती है। तो उसको शबनम के मोती को हीरे की कील कहा गया है। यह था सवाल नंबर 3 का जवाब। आगे आते हैं सवाल नंबर 4 की जानिब। सुबह के वक्त सुर्खी फैलने को शायर ने किस तरह बयान किया है। सुबह के वक्त सुर्खी फैलने को शायर ने बयान किया है नज्म के अंदर। किस तरह बयान किया है? तो शायर कहता है कि जैसे कोई सुर्ख रंग की ओढ़नी सुखा रहा है, इस तरह की रोशनी, इस तरह की सुबह की सूरज की रोशनी जो गुलाबी रंग की आती है, सुर्ख रंग की आती है, वो पूरे माहौल के अंदर फैल रही है, पूरे माहौल को अपने दामन के अंदर समेट रही है। तो सुबह के वक्त सुर्खी फैलने को शायर ने कहा है कि जैसे कोई सुर्ख रंग में रंगी हुई ओढ़नी का पल्लू सुखा रही हो। कुछ कलियां, कुछ फूल सुर्ख रंग की ओढ़नी का पल्लू सुखा रही हो, तो वो जो आसमान के अंदर सुर्ख रंग का जो रंगी हो गई है, वहां पर सुर्ख रंग पैदा हो गया है सूरज के नमूदार होने की वजह से, तो उसको इन्होंने कहा है कि वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपनी खवातीन अपनी ओढ़नी, सुर्ख रंग में रंगी हुई ओढ़नी को, उसको पल्लू को हवा में सुखा रही है। आगे आते हैं सवाल नंबर 5 की जानिब। शायर आखिरी शेर में चटकती कलियों से क्या कह रहा है। आखिरी शेर में चटकती कलियों को रुकने के लिए इशारा किया था। ए चटकती कलियों जरा ठहरो,
कुछ दिल में खटक हुई है, यानी कि किसी के आने की आहट शायर को आई थी, शायर का महबूब आ रहा है, या चमन के अंदर कोई आ रहा है, बाग का कोई मालिक वगैरह आ रहा है, या जिसका इंतजार शायर कर रहा हो वो शख्स वहां पर आ रहा हो, तो रोक देते हैं ये चटकती कलियों को। हालांकि चटकती हुई कलियां रुकती नहीं है, लेकिन शायर अपनी शायरी के अंदर, नज्म के अंदर उनको रोकते हैं कि अभी तुम ठहरो जरा, तुम्हारी चटक रोको, चटकना रोको, मैं देखता हूं कौन आया है, और वहीं पर ये हमारी नज्म को खत्म कर देते हैं। कि देखिए इसका जवाब सवाल नंबर 5 का आखिरी शेर में जोश कहते हैं कि दिल में कुछ खटक हुई है, कुछ आवाज आई है, तो ए चटकती कलियों जरा अपनी चटक की आवाज कम करना, जरा देखो कौन आया है, गुलशन की मंद मंद ठंडी हवा में ये किसकी आवाज आ रही है। कुछ आवाज उनको आती है, कुछ एहसास उनको होता है, तो कलियों को रोककर वो उसी की तरफ पूरी अपनी तवज्जो कर लेते हैं, उसी आने वाले की तरफ अपना ध्यान रखते हैं, और फिर यहीं पर हमारी नज्म खत्म हो जाती है। तो बच्चों ये था सवाल नंबर 5 का जवाब, और सवाल नंबर 5 के साथ ही हमारे जो सवाल और जवाब हैं ये मुकम्मल हो गए हैं। 5 सवाल यहाँ पर आपके लिए दे रखे थे, तो सवाल और जवाब मुकम्मल हो गए हैं, सबक हमारा मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूंगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।